नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में 200 से ज़्यादा सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा में जबरदस्त बगावत। अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष को रात में दिल्ली बुलाया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा, राहुल गांधी बोले हालात कहीं ज़्यादा बदतर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत में फिर तेजी से फैलने लगा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 28,000 से ज़्यादा मामले दर्ज। पीएम मोदी आज करेंगे आपात बैठक। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन और महंगाई का मुद्दा भाजपा को बंगाल में मुश्किलें बढ़ा सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी में बगावत। अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष को रात में दिल्ली बुलाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा में पार्टी के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं को घेर रहे हैं। कई जगह पत्थरबाजी और चप्पल फेंकने जैसी घटनाएं भी हुई। विरोध को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं के साथ बैठक की थी। लेकिन मंगलवार को भी भाजपा के हेस्टिंग स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप घोष, मुकुल रॉय सहित अन्य नेताओं को मंगलवार रात दिल्ली बुला लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा, राहुल बोले हालात कहीं ज्यादा बदतर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चिंता व्यक्त की है। कुछ विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में लोकतांत्रिक स्थिति की आलोचना की गई है, जिस पर राहुल गांधी का कहना है कि भारत में हालात उससे भी बदतर है जितना वो अंदाजा लगा रहे हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष से एक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमें किसी दूसरे देश की संस्था से लोकतंत्र को लेकर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही है। भारत में इस वक्त हालात उससे भी बदतर हैं जितना उन्होंने सोचा है। बता दें कि बीते दिनों फ्रीडम हाउस और अन्य एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। साथ ही भारत अब पार्टली फ्री है। भारत सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव सिर्फ वोट डालकर किसी को जिताना नहीं होता है, इससे सभी संस्थानों के प्रति एक नैरेटिव तैयार होता है जिससे देश सही तरीके से चल सके। राहुल ने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे लोग भी चुनाव कराते थे और जीत जाते थे, लेकिन तब ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था जो उन्हें मिले वोट की रक्षा कर सके। कांग्रेस में उठ रही अलग अलग आवाजों पर राहुल गांधी बोले कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर उसकी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। राहुल ने कहा कि आरएसएस और उसकी नीतियों के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि करीब 30 साल से मेरे परिवार को कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं है, फिर भी ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सत्ता हमारे पास ही है। मेरा कांग्रेस में एक रोल है, मैं अपने रोल से हटूंगा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि वह पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र लाना चाहते हैं और शुरुआत से ही चुनाव के पक्षधर रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई मौकों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जिसको लेकर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी हर बार राहुल गांधी पर पलटवार करती आई है और उन पर देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाती आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में फिर तेजी से फैलने लगा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 28,000 से अधिक मामले दर्ज। पीएम मोदी आज करेंगे आपात बैठक। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार की सुबह जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 28,903 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,14,38,734 तक पहुंच गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 188 नई मौतों के बाद कुल मृतकों की संख्या 1,59,044 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,34,406 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,10,45,284 तक पहुंच गई है। वहीं देश में कुल 3,50,64,536 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मंगलवार तक कोरोना वायरस के लिए कुल 22,92,49,784 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9,59,021 सैंपल मंगलवार को टेस्ट किए गए। 9,69,021 सैंपल मंगलवार को टेस्ट किए गए। उधर खबर यह भी है कि देश में कोरोना मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपात बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती कदम पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना की
कि केवल 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,442 हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि 3 नए मामलों में से आइजोल जिले में 2 और सिहा जिले में एक नया मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 लोगों ने हाल ही में यात्रा की थी। अधिकारी ने बताया कि राज्य में अभी 15 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है और 4,417 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 99.45% है। राज्य में संक्रमण से 10 लोगों की मौत हुई है और कोरोना से मृत्यु दर 1.83% है। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक कुल 2,43,889 नमूनों की कोरोना संबंधी जांच की गई है। इस बीच राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर लाल जावमी ने बताया कि 48,530 लोगों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई, जिनमें 14,942 वरिष्ठ नागरिक और 1,408 अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 10,157 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे की 451 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुपचाप यूपी की सत्ता फिर से पाने में जुटी समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है कार्यकर्ताओं की फौज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सक्रिय रूप से सिर्फ 2 ही दल नजर आते हैं, एक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी बीजेपी, जहां अपने काम के बल पर 2022 में फिर से यूपी जीतने की रणनीति बना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं की फौज को बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच जाने को तौर तरीके सिखा रही है। समाजवादी पार्टी 2022 में किसी भी हाल में फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है और उसे पता है कि यह तभी हो पाएगा जब जनता उसका साथ देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता क्यों अखिलेश यादव का साथ देगी। इसी के लिए अखिलेश यादव अब चुपचाप अपने कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो जनता के बीच जाकर योगी मोदी सरकार के खिलाफ फैक्ट और आंकड़ों पर बात करेगी। इसके साथ अखिलेश की ये फौज सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना भी सीख रही है ताकि बीजेपी के पावरफुल IT सेल को जवाब दिया जा सके। 2020 से चल रही है गुपचुप ट्रेनिंग। अखिलेश यादव की ये ट्रेनिंग साल 2020 से चल रही है। हालांकि यह बात मीडिया और विरोधी पार्टियों को ना पता चल सके, इसलिए यह बिल्कुल शांत और गुपचुप तरीके से चल रही है। अब तक इन ट्रेनिंग कैंपों में 100 विधानसभा सीटों से जुड़े कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और बाकी के बचे सीटों पर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों को कवर करने का लक्ष्य रखा, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व लगा हुआ है ताकि वह बीजेपी से 2022 के विधानसभा चुनाव में बराबरी का राजनीतिक युद्ध कर सके। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को राजनीतिक ट्रेनिंग दे रही है ताकि वह बीजेपी को हर सीट पर करारा जवाब दे सके। इस ट्रेनिंग में उन्हें आंकड़ों के माध्यम से देश और प्रदेश की समस्याओं को लेकर बीजेपी को घेरने के गुण सिखाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने हर ट्रेनिंग कैंप में एक बार में लगभग 3 से 4 हजार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, झांसी और मुरादाबाद जैसे कई जिलों में इन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के लिए बनाई रणनीति, सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में जीत का परचम फहराने के लिए राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी के द्वारा जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर अपने उम्मीदवार उतारने जाने की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि वह पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव मैदान में उतरेगी और सभी जिलों की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूबे के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों ने अहम बैठक कर अपनी रणनीति की रूपरेखा तय की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि पार्टी की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि कांग्रेस प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को लेकर पंचायत चुनावों में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के मूल्यों में ऐतिहासिक वृद्धि, किसानों की समस्याओं एवं योगी सरकार की विफलताओं सहित विभिन्न जनहित के मामलों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। अजय कुमार लल्लू ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में और सभी सीटों पर होने वाले पंचायतों में चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। सूबे में पिछले दिनों से चलाए गए कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी पंचायत स्तर तक गठित हो चुका है और अब हम पंचायत चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं। पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरकर सामने आएगी। यूपी पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए हुई बैठक में कांग्रेस के सचिव जुबेर खान, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, MLC दीपक सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रभारी एवं पूर्व सांसद PL पुनिया और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी सहित पार्टी के पूर्व विधायक व पूर्व सांसद शामिल हुए थे। इस बैठक में कांग्रेस ने तय किया है कि पंचायत चुनाव में पार्टी के बड़े नेताओं को एक एक इलाके की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो वहां पर रहकर चुनावी जीत का आधार तय करेंगे।
सूत्रों की माने तो कांग्रेस पंचायत चुनाव के लिए दलित, अति पिछड़ी और ब्राह्मण सीटों पर खास तौर पर फोकस करेगी। इतना ही नहीं, पार्टी ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा दलित प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इसके अलावा ब्राह्मण बहुल सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतार कर उन्हें जिताने की कवायद की जाएगी। इसके अलावा अति पिछड़े समुदाय से ज्यादा प्रत्याशी उतारने की रूपरेखा भी खींची गई है। दरअसल यूपी का पंचायत चुनाव इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय होगी। इसीलिए बीजेपी के लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रैलियों में कम भीड़ से अमित शाह हताश, रच रहे हैं हमारे विरुद्ध साजिश, ममता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और जानना चाहा कि कहीं चुनाव आयोग उनके इशारे पर तो काम नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भाजपा चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप जारी रखती है तो वह आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देने के बाध्य हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि शाह अपनी रैलियों में कम भीड़ से हताश हो गए हैं। बनर्जी ने बांकुरा के मेजिया में एक चुनावी जनसभा में यह आरोप भी लगाया कि भाजपा उनकी हत्या की साजिश रच रही है क्योंकि पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में पिछले सप्ताह उनके घायल होने के बाद चुनाव आयोग ने उनके सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को हटा दिया। नंदीग्राम में अपने ऊपर हुए कथित मामले का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि कोई भी जख्म उन्हें विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने से रोक नहीं पाएगा। नंदीग्राम में उनका कभी उनके सिपह सलार रहे और अब भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी से चुनावी मुकाबला होगा। तृणमूल प्रमुख ने यहां एक रैली में कहा, अमित शाह हताश हो गए हैं क्योंकि उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। देश चलाने के बजाय वह कोलकाता में बैठे हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश रच रहे हैं। वे चाहते क्या हैं? क्या वे मेरी हत्या करना चाहते हैं? क्या वे सोचते हैं कि वे मुझे मारकर यह चुनाव जीत लेंगे? यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे गलत है। चुनाव आयोग से शाह की हरकतों का संज्ञान लेने की अपील करते हुए बनर्जी ने आश्चर्य से कहा कि क्या आयोग भगवा पार्टी का राजनीतिक औजार बनकर रह गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने दिए संकेत, फिर उग्र होगा कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, दिल्ली नोएडा बॉर्डर ब्लॉक करने की तैयारी में किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के एक बार फिर से उग्र होने की संभावना है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान जल्द ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे। हालांकि किसानों की समिति ने अभी तक इसके लिए तारीखों पर फैसला नहीं किया है। इससे पहले भी किसान नेता ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि जल्दी ही लाखों किसान एक बार फिर से ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। टिकैत ने मंगलवार को मीडिया के सवाल हुए कहा, हाँ, हम दिल्ली नोएडा की सीमा को ब्लॉक करेंगे। कमेटी ने अभी इसके लिए डेट निर्धारित नहीं की है। कमेटी ने इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नंदीग्राम में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान मोर्चा राजनीति नहीं केवल बीजेपी का विरोध कर रहा है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली के 5 लाख से अधिक किसान 110 दिनों से बैठे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार 5 लाख से ज्यादा लोगों से नहीं डर रही जो दिल्ली के चारों ओर डेरा डाले बैठे हैं, तो आपके साथ सरकार क्या खेल करेगी। पश्चिम बंगाल से लौटकर टिकैत ने मध्य प्रदेश के रीवा में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो किसानों की तरफ से विकराल आंदोलन किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब पीके सिन्हा ने पीएमओ से दिया इस्तीफा, ऐसे अफसर जिसके लिए मोदी सरकार ने बदल दिया था 60 साल पुराना नियम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में उनके एक और बेहद खास अफसर और ताकतवर नौकरशाह ने पीएमओ को बाय कहा है। 2019 में नृपेंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री को प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दिया था और अब पीके सिन्हा ने पीएम के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा ने निजी वजहों से इस्तीफा दिया है। पीएम मोदी के लिए सिन्हा कितने अहम रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने पसंदीदा नौकरशाह को अपनी पसंद के पद पर बरकरार रखने के लिए सरकार ने 60 साल पुराने नियम को बदल दिया था। 1977 बैच के यूपी काडर के आईएएस अधिकारी रहे सिन्हा को सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्हें कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया था। सिन्हा यूपीए सरकार के 10 वर्षों के दौरान कई अहम मंत्रालयों में काम कर चुके थे। 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने उन पर भरोसा जताते हुए ऊर्जा सचिव के रूप में बरकरार रखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध केंद्र द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 को लेकर है।
आप दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि संसद में प्रस्तुत संशोधित बिल के विरोध में जंतर मंतर पर 17 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में संशोधित बिल लाकर चुनी गई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। यह बिल पास होने के बाद एलजी के पास सारी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के देशभक्ति बजट में लाए गए सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। उन्होंने कहा, दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी उपचुनाव में 0 सीट मिलने और दिल्ली से लेकर गुजरात तक आम आदमी पार्टी का जन समर्थन बढ़ने से भाजपा परेशान है। भाजपा की केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली को पुनः नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सड़क पर भी आंदोलन चलाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल बीजेपी की रथ यात्रा में तोड़फोड़, टीएमसी पर लगे आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। यह घटना कथित रूप से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की रैली के तुरंत बाद पुरुलिया जिले के मन बाजार शहर में हुई, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी ने इस घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि टीएमसी ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब परिवर्तन रथ यात्रा जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के दौरों को पूरा करने के बाद पुरुलिया लौट रही थी। भाजपा के अमित मालवीय ने कहा कि बीजेपी की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा रथ के साथ उस समय तोड़फोड़ की गई जब वह पुरुलिया में पार्क किया गया था। घटना में बस चालक को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटलूपुर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। टीएमसी इसे रोकने में कभी सफल नहीं होगी। बीजेपी ने इस घटना के बाद सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार राज्य में हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस हिंसा में अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों के साथ ही 2 मई को होगी। तारीखों के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर शुक्रवार को सवाल उठाया है। केरल और तमिलनाडु में चुनाव एक चरण में 6 अप्रैल को होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनरल असेंबली इलेक्शन 2021, 5 राज्यों में किसकी सरकार बना रहे ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। अलग अलग राज्यों के राजनीतिक दल सत्ता के लिए लड़ाई में जी जान से जुड़ गए हैं। इस बीच ओपिनियन पोल से राज्यों में कौन से राजनीतिक दल के पक्ष में सियासी बह रही है, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। हाल ही में टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी, तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार, केरल में पिनराई विजयन की वापसी, असम और पुडुचेरी में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। अब एबीपी न्यूज की ओर से कराए गए सर्वे में 5 राज्यों का हाल बयां किया गया है। बंगाल में ममता की हैट्रिक। पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफी पहले से बंगाल को साधने की कोशिशों में जुटे हैं। इस बीच बंगाल की राजनीति कई नाटकीय घटनाक्रमों का भी गवाह रही है। यहाँ 8 चरणों में 27 मार्च से 28 अप्रैल तक वोटिंग होगी। इससे पहले एबीपी न्यूज के सर्वे में मतदाताओं का मन टोहने की कोशिश की गई है। सर्वे के मुताबिक प्रदेश में ममता बनर्जी की वापसी होती दिख रही है। 52% लोगों की मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद ममता बनर्जी है। इतना ही नहीं, प्रदेश में टीएमसी को 150 से 166 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी को 98 से 114 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में 23 से 31 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य उम्मीदवारों को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। असम में भी बदलाव नहीं। सी वोटर सर्वे की माने तो असम में भी बदलाव के आसार नहीं है। यहां एनडीए की सरकार दोबारा बन सकती है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में एनडीए को 64 से 72 सीटें मिल सकती है। वहीं यूपीए 52 से 60 सीटें जीत सकती है। एनडीए सबसे बड़ा दल साबित हो सकता है, लेकिन यहां मामला करीबी होने के भी आसार हैं। हालांकि सर्वे में बताया गया है कि इस बार एनडीए के वोट शेयर भी बढ़ेंगे। पिछली बार एनडीए को जहां 41% वोट मिले थे, वहीं इस बार यह वोट शेयर 45% का हो सकता है। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन। तमिलनाडु में परिवर्तन की आहट है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक प्रदेश में यूपीए का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। 234 सीटों वाली विधानसभा में यूपीए यानी कि कांग्रेस और डीएमके को 161 से 169 सीटें हासिल हो सकती हैं। वहीं सत्ताधारी एनडीए को सिर्फ 53 से 61 सीटें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, कटा टिकट तो समर्थकों का बीजेपी दफ्तर पर हंगामा। मुकुल रॉय समेत सीनियर नेताओं से धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की एक
और लिस्ट जारी करने के बाद हंगामा देखने को मिला। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने बीजेपी दफ्तर में जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, शिव प्रकाश और अर्जुन सिंह के साथ धक्का मुक्की होने की भी खबर है। गौरतलब है कि बीजेपी ने रविवार को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद सोमवार को टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इससे पहले हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सोवन चट्टोपाध्याय और उनके साथ बैसाखी बंदोपाध्याय ने भी टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़ दी थी। सोवन चट्टोपाध्याय पिछले लंबे समय से बेहाला पूर्व सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। इस सीट से पार्टी ने पायल सरकार को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को तीसरे और चौथे चरण के लिए अपने 63 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी मुख्यालय में इसकी घोषणा की थी। पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित कई सांसदों को भी चुनाव में उतारा गया है। बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से चुनाव में उतारा गया है। सांसद लॉकेट चटर्जी को चुरचुरा से, अंजना बासु को सोनारपुर साउथ से, राजीव बनर्जी को डोमजुड़ से, पायल सरकार को बेहाला ईस्ट से और अलीपुर द्वार से अशोक लाहिरी को टिकट दिया गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।